स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की। देख रहे हैं आप, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश को गुस्से और गम में भर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में देश के 3 सपूत शहीद हुए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं बट ने कुर्बानी दी है। पूरा देश आज तीनों को सलाम कर रहा है। अभी एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। यहां पर लश्कर के 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जिन 3 आतंकियों को घेरा गया है उनमें लश्कर का स्थानीय आतंकी उजैर अहमद खान भी शामिल है। ऑपरेशन में सेना के स्पेशल फोर्स को भी उतारा गया है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। यानी हालिया वक्त में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस एनकाउंटर को लेकर क्या रिपोर्ट सौंपी गई? पवन, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक अगर बात करें तो टॉप सोर्सेज का मैं ये कहना था कि सबसे पहली बात तो ये जो शहादत हुई है ये ज़बरदस्त वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए ये अधिकारी और ये हमारे जवान वहाँ पे गए हुए थे उन अधिकारियों के साथ। और दुर्घटना इस लिहाज से हो गई क्योंकि अभी वो जा ही रहे थे तब तक वो अटैक हो गया। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि शायद इनकी पदचाप सुनाई दे दी हो या क्योंकि इतनी बड़ी फौज जा रही थी तो वहाँ पे उनको आहट मिल गई हो और पहले ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, उसमें ये नुकसान हो गया है। और ये जो हमारे शहीद अधिकारी हैं उन्होंने वीर गति को वो प्राप्त हुए। लेकिन ये ज़बरदस्त शहादत का मसला है। मैं बार बार इस बात पर जोर इस लिहाज से दे रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्या किसी SOP को फॉलो नहीं किया गया था, क्या उसमें कोई गड़बड़ी हुई थी। टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बहुत बहादुरी और वीरता का परिचय देते हुए ये लोग वहाँ पर गए थे और ये दुर्भाग्यजनक था कि उन आतंकियों ने शुरू में ही गोलियों की बौछार कर दिया, इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई कि बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी क्योंकि आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है उस इलाके को। ऐसे में आज उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे इलाके को देखें पवन तो बहुत दुर्गम इलाका है और ऐसे में जंगली और पहाड़ी इलाका दोनों एक साथ होना आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए कितनी मुसीबत होती है, खासतौर पर तब जब आपको इसका भी ध्यान रखना होता है कि इसमें किसी सिविलियन को कोई इंजरी ना हो। तो इन्हें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला था कि वहाँ पर आतंकवादियों का हाइड आउट है और वो आतंकवादी वेल ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लोकल आतंकवादी है जिसके बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ फैसिलिटेट करने का काम कर रहा है, बाकी वेल ट्रेंड यानी कि पाकिस्तान के फौज के द्वारा LET के जो आतंकवादी काफ़ी महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद जो भेजे जाते हैं वैसे आतंकवादी हैं। इसमें कोई लोकल फैक्टर वैसा नहीं है और उस लिहाज से थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। यानी शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। हर्षवर्धन जी, एक बार फिर इस तरह का हमला होना, क्या अब उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? क्योंकि हर बार जब भी इस तरह का बड़ा हमला हुआ है उसका जवाब दिया गया है और अब जनता के मन में जरूर सवाल होगा कि जो हमारी ये शहादत हुई उनका जवाब कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम सब के लिए बड़ा पीड़ा का क्षण है और कल जब ये खबर आई तो उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। अभी देवेंद्र ने बताया और ये सच है कि भारतीय सेनाएं और जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ लगातार एक लड़ाई लड़ रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 खत्म होने के बाद वहाँ जो उनको कवर फायर देने वाले लोग थे, जो अलग अलग तरह से उनकी आड़ बनते थे, वो सब खत्म हुआ। लेकिन अभी भी पाकिस्तान से जो इस्लामिक आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश होती है वो लगातार जारी है और हमारे जवान उसका शिकार होते हैं। अब इसके पहले की हम घटनाएं याद करें तो भारत की सरकार और भारत की सेना जवाब तो ढंग से देती है, लेकिन कोई बहुत हड़बड़ी होगी, कोई अभी तुरंत कुछ हो जाएगा। तो अभी तुरंत तो इतना होगा कि जिन लोगों ने ये हमला किया है, जिन लोगों ने ये हिमाकत की है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सरकार इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसके पीछे जो लोग छिपे हैं, चाहे वो सीमा के इस पार हो या उस पार, उनको भी इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। समय कितना लगेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। विजय जी, ये हमला उस वक्त हुआ जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में थे, तो इसकी टाइमिंग को कैसे देखें? और ये हमारे लिए राहत की बात रही कि इस तरह का हमला G20 के दौरान कम से कम नहीं हुआ। ये राहत की बात तो कह सकते हैं। राहत की बात को मैं
इसलिए नेगेट करता हूँ कि राहत की बात का मतलब होता है कि उन्होंने हम पर एहसान किया हो। ऐसा नहीं है, हम सतर्क हैं, हम तैनात हैं, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। और G20 के वक्त तो बहुत अलर्ट थे, उससे पहले कश्मीर में भी हमने तो G20 की बैठक की है, वर्किंग ग्रुप की, तो उसने भी बताया कि किस तरह से हमारा माहौल वहाँ पर ठीक हुआ और हमारी जो सेना है, हमारे जो बॉर्डर के जो लोग हैं, BSF के लोग हैं, वो किस तरह से वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुश्किल क्या है, यदि आप इसको इलाके को समझेंगे, अनंतनाग को जहाँ पर ये हुआ, ये साउथ कश्मीर का, दक्षिणी कश्मीर का इलाका है, और पहाड़ी इलाका और जंगल दोनों है, जैसे देवेंद्र भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या है कि उनके पास एक हाई पॉइंट होता है, जो लोग हमला कर रहे होते हैं वो पहाड़ी पर हैं, ऊंचे इलाके में, और हमारी जो सेना है वो नीचे की तरफ होती है। तो उनका हमला करना हमेशा आसान होता है हम पर, और उसका जवाब देना मुश्किल होता है। और जंगल का इलाका है तो वो हाइड हो गए हैं, तो उसमें से निकालना उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, जो फौज है वो टारगेट करके करती है, जब कर रही है कि कैसे पकड़ना है, किस तरह से करना है, कुछ और नुकसान नहीं हो, ये सब भी ध्यान उनको रखना होता है। आतंकवादी जो हमला कर रहा होता है वो तो अपनी फायरिंग लगातार कर रहे होते हैं। SOP का भी जो बात हुई, SOP का सवाल हो सकता है वाजिब, लेकिन ये सवाल आज पूछने का नहीं है। ये ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद आप इस पर सवाल कर सकते हो कि क्या SOP फॉलो किया गया था कि नहीं किया गया था। ऐसा नहीं है कि SOP पर बात नहीं हो, SOP पर भी बात हो सकती है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, आजकल में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आज न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसका जवाब सरकार देगी ही, ये आज का जवाब नहीं है, न्यूट्रलाइज करना इसका जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ जो हुआ है इसका जवाब जिन लोगों ने किया है उसको बहुत जल्दी मिलेगा। जिन लोगों ने किया है उनका जवाब दिया जाएगा, और माकूल जवाब दिया जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा वापस पॉलिटिक्स पर आते हैं। कल जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि इंडिया अलायंस मिलकर एक साथ बात करेंगे, जातीय जनगणना को लेकर हम मुद्दा उठाएंगे और जातीय जनगणना पर बात होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की तरफ से भी, या कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक योजना लाई जा रही है जो कामगारों के लिए है। यानी अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर जातीय सियासत भी एक बार फिर वापस होने वाली। समीर जी, इंडिया अलायंस के एजेंडे में सनातन पे भले ही कुछ ना कहा गया हो, जातीय जनगणना की मांग सभी राज्यों में सभी स्तरों पर उठाई जाएगी, इस बात को लेकर सहमति बन गई। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि INDI गठबंधन के जो दल है उनके बीच में जातिगत जनगणना को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी थी। नीतीश और लालू के राज में बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, अशोक गहलोत राजस्थान में बोल ही चुके हैं कि आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जातिगत जनगणना, विपक्ष इस बात को मान के चल रहा है कि अगर हम जातिगत जनगणना करवाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को इसमें सहमति देनी पड़ेगी, जो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है जातिगत जनगणना के लिए। विपक्ष का ये मानना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये कास्ट पॉलिटिक्स उन्हें आने वाले चुनाव में फ़ायदा देगी और उनका वोट बैंक मजबूत होगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान होने की संभावना विपक्ष देख रहा है। इसलिए विपक्ष जातिगत जनगणना की बात को लेकर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना को लेकर कोई बेसिक रूप से विरोध में नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। रोहिणी आयोग इसीलिए बनाया गया था कि भाई इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगे उसके आधार पर जातिगत जनगणना को किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को बराबर मिल जाए। तो मुझे लग रहा है विपक्ष को अभी जातिगत जनगणना से ज़्यादा सीट शेयरिंग पर जाना चाहिए कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, सहमति बनाना चाहिए। 3 बैठकें होने के बाद पटना में बैठक हो गई, बेंगलोर में बैठक हो गई, उसके बाद मुंबई में बैठक हो गई, और कल शरद पवार के घर में ये लोग विपक्ष के सब समन्वय समिति की पहली बैठक हो गई। लेकिन अभी तक चुनाव मिलकर कैसा लड़ेंगे, सीट शेयरिंग कैसी होगी, घोषणा पत्र कैसा होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, क्या हमारे बीच में कोई चेहरा होगा या कोई सर्वानुमति से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अभी विपक्ष में इस बात पे सहमति नहीं बनी है। मुझे ऐसा लगता है, और कल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का कल बयान आ गया कि जो सीटें जिसके पास है वो उसी आधार पर चुनाव लड़े। मतलब उनका ये कहना है कि PDP जो चुनाव हार चुकी थी जम्मू कश्मीर में, 3 सीटें बीजेपी के पास है, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। मतलब उनको जो सीटें 3 है वो उन्हें न कांग्रेस से शेयर करना है न महबूबा मुफ्ती से शेयर करना है। उन्होंने बहुत स्पष्ट अपने बयान में कल कह दिया है कि जो जिसके पास सीटें वो उस पर लड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब वहां अपने अपनी सीटों का एडजस्टमेंट देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सीटों पे सहमति नहीं बनी है। विजय जी, एक सवाल आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि सीटों पे तो सहमति बनी नहीं, लेकिन जातीय जनगणना पर सहमति बन गई है। तो इस जातीय जनगणना होने भर से क्या वोट पुल आता है, क्या वोट मिलते हैं, या सिर्फ ये चर्चा का विषय?
नहीं, चर्चा का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। और उनको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू या सनातन का जो वोट बैंक है या पूरी स्ट्रेटजी है, उसकी तोड़ी कास्ट सेंसस हो सकती है। वही तो करना है ना, कि उस अम्ब्रेला को तोड़ना है, उस अम्ब्रेला में से जो चीज़ है, हिस्सेदारी है, उसको निकालना है। इसलिए वो कास्ट सेंसस पर बार बार जोर दे रहे हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक काट अभी निकाली उसकी, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट कर दी गई है, और उसी के नतीजे के तौर पे उसी का एग्जीक्यूशन का नाम है विश्वकर्मा योजना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को शुरू हो रही है। तो वो ओबीसी की 936 वो जातियां हैं जो कामगार जातियां हैं, उनको इस विश्वकर्मा योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये उसका एक तोड़ है। एक बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी तब गई जब उन्होंने पहले सरकार ने कहा था कि जातीय जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट कहा दिया, और उसके बाद उसको वापस उन्होंने ले लिया और कहा कि नहीं, हम इस पर नहीं पढ़ रहे हैं, करना चाहिए। जब बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना की तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी कि हम इसको सर्वे के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि सेंसस जो है संविधान के आधार पर, संविधान के अनुसार केवल केंद्र के पास इसका अधिकार है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। कांग्रेस इस पर बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि कांग्रेस की परेशानी क्या है कि वो उन सब चीज़ों पर बोल नहीं सकती जो जहाँ पर वो खुद बैकफुट पर रही हो। आपको मैं याद दिलाऊं कि मनमोहन सिंह सरकार थी, तो 2011 की जब सेंसस हो रही थी तो उसमें इसको रखा गया था कास्ट को, और उसमें सारे आंकड़े लिए गए थे। लेकिन 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार रहने के बाद भी उसको रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उनको लगा कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कांग्रेस उस पर उसको रिलीज ही नहीं किया, उस फिगर्स को, आंकड़ों को। और अब वो कांग्रेस वही बात कर रही है कि सरकार को उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। ये इसी पे हर्षवर्धन जी का एक जवाब लेना चाहता हूं। सनातन से कांग्रेस को फायदा नहीं, और अगर कास्ट सेंसस होता है तो उसमें कोई खास कांग्रेस का फायदा नहीं, क्योंकि रीजनल कास्ट बेस्ड पार्टीज को हासिल हो जाता है। तो कांग्रेस सनातन पे तो बयान नहीं दे पाती या स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती, लेकिन कास्ट सेंसस में हामी भरती है, जबकि उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अभी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर होती दिख रही क्या? कहीं कोई ऐसी चोट लगे कि जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सॉलिड वोट बैंक है, एक चंक जिसको हम कहते हैं ना कि एक साथ सब चला जा रहा है, वो पहले कटना शुरू हो। क्योंकि उसको लगता है जब ये वाली प्रक्रिया शुरू होगी तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो विकल्प है वो भाजपा के सामने कांग्रेस ही होगी। तो उसको बहुत एक तरह से कहें कि अभी उसमें कोई भ्रम नहीं उसको। और दूसरा ये कि विपक्षी गठजोड़ एक साथ खड़ा दिखे। अब जैसे ये जो जनगणना का मुद्दा है जी, जातीय जनगणना कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रही। सेंसस होता रहा, सरकारें उनकी रही, लेकिन कभी वो जारी नहीं करते थे। क्यों नहीं जारी किया? क्योंकि हर राष्ट्रीय पार्टी का ये मामला मानना होता है कि जितनी कम फॉल्ट लाइन होगी उतना अच्छा होगा। अब दुर्भाग्य से कांग्रेस को दूसरे खेमे में खड़े होना पड़ रहा है। जी हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्य से कांग्रेस को जातीय जनगणना की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बीजेपी के वोट कटने शुरू होंगे तो उनके लिए संभावना बनेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।